आप देख रहे हैं सलाम दक्कन। तेलुगु देशम पार्टी के राज्यसभा रुकन सीएम राजेश के ठिकानों पर छापेमारी को लेकर सियासत शुरू हो गई है और अपने रिहायशगाह रेड की कार्रवाई को सियासी बदले की कार्रवाई उन्होंने बताया है। आईटी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए टीडीपी लीडरान का कहना है कि रमेश पार्लियामेंट में लगातार रियासत के मसाइल को लेकर आवाज उठाते रहे हैं और इसलिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। इस संबंध में इस ताल्लुक से रमेश ने पीएम मोदी को भी निशाने पर लिया है और कहा है कि उन्होंने खुद पार्लियामेंट में उन्हें नतीजे के लिए खबरदार किया था क्योंकि पार्टी एमपी आंध्र प्रदेश के हुकूक के लिए आवाज उठा रहे थे। छापेमारी के लिए जगन मोहन रेड्डी को जिम्मेदार बताते हुए रमेश ने कहा कि उनके सारे कागजात सही हैं, इसलिए वो डरने वाले किसी से नहीं है। वाज़ेह है कि आर रमेश के कडप्पा वाक़े आबाई घर के अलावा हैदराबाद की रिहायशगाह पर भी छापेमारी की खबर है। तो आर रमेश ने इसे बदले की कार्रवाई करार दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भी इस पूरे मामले में वो इल्जाम उन पर आयद किया है और कहा कि उन्हें वजीर आजम ने भी खबरदार किया था क्योंकि वो आंध्रा की आवाज बुलंद कर रहे थे। इस मामले पर बीजेपी और टीडीपी लीडरान का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। किसी पार्टी में सदस्य होना, नेता होना और या किसी सदन में एक एमएलए एमपी होना किसी प्रकार की वो संरक्षण नहीं देती है कानून तोड़ने के लिए। और जो इनकम टैक्स की चोरी किया है, यदि इस प्रकार के आरोप है, उस आरोपों का जवाब उस आरोप के बदले होना चाहिए। केवल राजनीतिक बयानबाजी करके कोई इस तरह के आरोप से कोई बच नहीं सकते हैं। जो संस्थाएं हैं, तो इनकम टैक्स हो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, ये बिना कोई सबूत किसी के यहाँ Union government led Narendra Modi, he is using all the democratic institutions as per his whims and fancies against to the opposition party leaders, especially in Andhra Pradesh. He is using IT, income tax department, as a weapon against the opposition parties. 1 week back, there was a raid conducted against TDP former MLA Mastan Rao and then MLA Potul Ramarao. Today, Rajya Sabha member and PAC member of Telugu Desam Party from Andhra Pradesh, CM Ramesh, has raided just because of this union government led Narendra Modi and BJP is using these institutions as a weapon against opposition parties around the nation. If you see UP, Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Telangana, Andhra, yesterday in Delhi, they are using it as a weapon to undermine the capacities of the parties who are fighting against the BJP. तो तेलुगु देशम पार्टी के राज्यसभा रुकन है सीएम रमेश, इनके ठिकानों पर छापेमारी हुई है और इसके बाद आंध्र प्रदेश में जमकर इस पर सियासत भी हो रही है। बीजेपी का कहना है कि जो एजेंसियां होती हैं वो तमाम सबूतों की बुना पर अपनी कार्रवाई करती हैं, सबूतों की बिना पर अपनी कार्रवाई करती हैं, इसलिए इस तरह के इल्जाम लगाना बेकार है। वहीं टीडीपी का कहना है कि बदले की सियासत है। आईटी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए टीडीपी लीडरान का कहना है कि रमेश पार्लियामेंट में लगातार रियासत के मसाइल को लेकर उठाते रहे हैं और इसलिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। और इधर रमेश ने पीएम मोदी को भी निशाने पर लिया है और कहा कि पार्लियामेंट में उनके नतीजे भुगतने के लिए वजीर आजम ने भी उन्हें खबरदार किया था। और आम इंतखाबात 2019 के लिए मुमकिन अजीम इत्तेहाद पर खतरे की आंच कर्नाटक तक पहुंच गई है। कांग्रेस को लेकर बीएसपी सुप्रीमो की नाराजगी के बाद रियासती वजीर महेश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि रियासती हुकूमत को बीएसपी एमएलए ने अपनी हिमायत जारी रखने की बात कही है और इस मामले में सीएम कुमार स्वामी ने भी हुकूमत पर किसी भी तरह के खतरे से साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि यह दूसरा मामला है जिसे मुमकिन इत्तेहाद से जोड़ना ठीक नहीं होगा। वाज़ेह है कि 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाब में इत्तेहाद को लेकर मायावती नाराज है, जिसके बाद बीएसपी कोटे से वजीर महेश कुमार ने खुद को रियासती काबीना से अलग होने का ऐलान कर दिया।
appropriate time, I will take the decision. Sir, do you consider it a threat for Mahagathbandhan? No. That is not the issue. Issue is different. Nothing doing about Mahagathbandhan. Sir, we are asking. We are cordially working. Mayawati is on the support of the Congress. No, every development I know. Some issues I can't express in the public. You leave it to me. इधर मुमकिना अजीम इत्तेहाद में जारी टकराव को लेकर जेडीएस का क्या कहना है, इस बात पे कर्नाटक इत्तेहादी कमेटी के कन्वीनर दानिश अली से बात की हमारे नुमाइंदे शाहिद काजी ने। महागठबंधन के ताल्लुक से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कोalition गवर्नमेंट के कन्वीनर दानिश अली साहब हैं। आइए बात करते हैं। दानिश अली साहब, आखिरकार इतने दिनों बाद जो है कहीं ना कहीं महागठबंधन खतरे में आ चुका है। नहीं, महागठबंधन बिल्कुल खतरे में नहीं है। महागठबंधन की तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। देखिए, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट अपने आप को पॉलिटिकल पंडित समझते हैं वो सही एनालिसिस नहीं कर रहे। महागठबंधन 2019 में बनेगा। 23 मई 2018 को जब कर्नाटक में वजीर आला श्री एच.डी. कुमारस्वामी ने हलफ लिया तो उसमें शामिल होने के लिए अपोजिशन पार्टीज के सभी लीडर्स को हमने इनवाइट किया था और उस खुशी में शामिल होने के लिए सब लोग आए। कर्नाटक के अंदर जेडीएस बीएसपी का प्रीपोल अलायंस था और जेडीएस कांग्रेस का पोस्ट पोल अलायंस है। हमारे दोनों अलायंसेस, बीएसपी के साथ प्रीपोल अलायंस और कांग्रेस के साथ पोस्ट पोल अलायंस, दोनों अलायंस इंटैक्ट है। तो गठबंधन खतरे में आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कहीं ना कहीं जो है मायावती बैकफुट पर है और सीधा उन्होंने कांग्रेस से नाराजगी जाहिर की है। क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस छोटी पार्टियों को नजरअंदाज करती है? देखिए, वो जिन सूबों की आप बात कर रहे हैं उन सूबों में अलायंस हुआ नहीं था। बातचीत चल रही थी लेकिन हुआ नहीं। अब उस पर कोई तंजिया नहीं किया जा सकता। अलायंस और कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्मेशन सिर्फ कर्नाटक में हुआ था और वहां कायम है। 2019 के इलेक्शन जब आएंगे लोकसभा के, एक चीज साफ है, जितनी पार्टीज कर्नाटक के वजीर आला कुमारस्वामी के हलफ के दौरान उस स्टेज पे मौजूद थी, इतना मैं यकीन करा सकता हूं कि सारे के सारी पार्टी, सारे के सारे लीडर्स एक पॉइंट पे एक हैं कि हमें बीजेपी की जो हुकूमत है श्री नरेंद्र मोदी की, जो कि एंटी कॉमन मैन है, एंटी फार्मर है, एंटी पीपल है, उसको हटाना इस देश के, इस मुल्क के जमहूरियत के लिए जरूरी है। अब उसमें कुछ सूबों में प्रीपोल अलायंस होगा, कुछ सूबों में पोस्टपोल होगा, लेकिन 2019 में सरकार बनाने के लिए, बीजेपी की हुकूमत हटाने के लिए सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर होंगे। दानिश अली साहब, जितने भी गठबंधन इस वक्त जो चल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपका बड़ा रोल रहा है। मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं छोटी पार्टियों को हमेशा नजरअंदाज करती है। आइए, चाहे वो झारखंड का मामला लीजिए या फिर कश्मीर का लीजिए, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस आखिरकार छोटी पार्टियों को नजरअंदाज क्यों कर रही है, जबकि बीजेपी जो है छोटी पार्टी जहां पे एक भी सीट नहीं, ऐसी पार्टियों को अपने साथ शामिल कर रही है, तो कैसे मुमकिन है कि बीजेपी को आप हरा पाए? देखिए, ऐसा नहीं है। अब बहुत चीजें बदली हैं। 2018 आते आते बहुत चीजें बदली हैं और 2019 आते आते और चीजें बदलेंगी। तो ये कहीं नहीं ऐसा कोई महसूस करेगा कि छोटे दलों के साथ नाइंसाफी होगी। हम लोग का एक जो बड़ा गोल है कि इस मुल्क में जमहूरियत जिंदा रहेगी या नहीं, इस मुल्क में जो मीडिया है, जो पत्रकार हैं, वो इंडिपेंडेंट रहेंगे या नहीं। सरकार के खिलाफ कोई मीडिया हाउस जो है अगर खबर लिख देता है तो उसके यहाँ तुरंत फौरन रेड हो जाती है। तो ये जो है जमहूरियत पर खतरा है। शुक्रिया। दानिश अली साहब का कहना है कि ये अलायंस लगातार चलता रहेगा। 2019 के लिए इनकी तैयारी है और मजबूती के साथ तैयार है। कैमरा पर्सन तारक के साथ शाहिद काजी, सी मीडिया, बेंगलुरु। 5 रियासतों के साथ कर्नाटक की 5 सीटों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात को लेकर
कांग्रेस की अहम मीटिंग हुई जिसमें कि सीनियर लीडरान भी मौजूद थे और उम्मीदवारों के नाम पर गौर खोज हुआ। बेंगलुरु में साबिक सीएम सिद्धरामैया और रियासती सदर दिनेश गुंडूराव की मौजूदगी में कई नामों पर गौर खोज किया गया। इस मामले में लीडरान का कहना है कि आखिरी फैसला मरकजी कमेटी करेगी। हालांकि रियासती कमेटी उम्मीदवारों की लिस्ट जल्द ही उन्हें भेज देगी। वाज़ेह रहे कि रियासत में 3 पार्लियामेंट और 2 असेंबली सीटों पर इंतखाबात कराए जाने का ऐलान हुआ है। याद रहे कि ज़िमनी इंतखाबात में भी कांग्रेस और जेडीएस ने इत्तेहाद जारी रखने का फैसला किया है, जिसके तहत 2 पार्लियामेंट और 1 असेंबली सीट पर कांग्रेस लड़ेगी, जबकि 1 पार्लियामेंट और 1 असेंबली सीट पर जेडीएस लड़ने जा रही है। तो आपको बता दें कि एक बार फिर कांग्रेस और जेडीएस इत्तेहाद और खास तौर से कांग्रेस की अहम बैठक हुई है 5 रियासतों के साथ कर्नाटक की 5 सीटों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात को लेकर के। शाहिद काजी हमारे बेंगलुरु रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे और बात करते हैं इसी खबर पर। शाहिद काजी, यही जानना चाहेंगे आपसे, इस बैठक में क्या कुछ निकल करके सामने आया, क्या बता रहे हैं आपके जराए, या फिर बाकायदा इसका ऐलान किया गया कि क्या कुछ तय हुआ है बैठक में? देखिए, अभी जो है कांग्रेस और जेडीएस के साथ जो इत्तेहाद है वो बरकरार है और उसी हिसाब से इनकी प्लानिंग है। और ये जराये के मुताबिक जो है जो एमपी की जो सीट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो सीट हैं, वो जेडीएस को देने की बात हो रही है। यहाँ मंड्या से जो कॉन्टेस्ट करेंगे और बाकी एक जगह पे जो है कांग्रेस को दिया जाएगा। कुल मिला के टिकट को लेके काफी डिस्कशन हुआ है, किसे देना चाहिए या किसका नाम आएगा वो अभी फाइनल नहीं है। तो बहुत जल्द जो है सिलेक्शन कमेटी जो है वो मरकज की जो कमेटी है वो फाइनलाइज करेगी उस मामले पे। जी, लेकिन ये भी आपसे जानना चाहेंगे, कुंवर दानिश अली से आपने बात की थी जो कि कांग्रेस जेडीएस इत्तेहाद के कन्वीनर भी हैं। उनका साफ तौर पर कहना है, आपने बहुत से सवाल उनसे किए, इत्तेहाद को लेकर भी किए, और 2019 के लिए जो अजीम इत्तेहाद बनने वाला है उसको लेकर के वो एक अपनी अलग राय दे रहे थे कि वो बनेगा और जरूर बनेगा। लेकिन आज हालात ये हैं कि कांग्रेस और जेडीएस भी कहीं ना कहीं कई बार हम देखते हैं कि इनके अपने कारकुनों और लीडरान में भी कई बार खींचतान हो जाती है, जबकि ये लोग इत्तेहाद में और इस वक्त हुकूमत चला रहे हैं। तो बड़ा मुश्किल है एक इत्तेहाद के साथ में हुकूमत चला पाना या साथ में मिलकर के लड़ पाना इलेक्शन। जी बिल्कुल, देखिए दोनों के लिए ये मुश्किल बात है, क्योंकि टिकट के बंटवारे को लेके जो है जिस तरह से वहाँ मरकज में जो है बीएसपी और कांग्रेस को लेके इख्तलाफात हैं, यहाँ भी जो है कहीं ना कहीं जो है हर मामलात में जो है जेडीएस और कांग्रेस में अंदरूनी तौर पर इख्तलाफात महसूस किए जा सकते हैं। लेकिन दोनों ही पार्टियों की एक मजबूरी है, क्योंकि उन्हें आगे 2019 का मुकाबला करना है। क्योंकि जेडीएस को जो है इख्तिदार में जो हिस्सा मिला है वो अपने आप में एक बड़ी चीज है, क्योंकि रीजनल पार्टी को जो है पूरी तरह से बहुमत मिलना मुमकिन नहीं है यहाँ पे इस वक्त कर्नाटक में। तो जिस तरह से कांग्रेस का जो समर्थन है वो कहीं ना कहीं जेडीएस को अपने आप को मजबूत करने का एक मौका दे रही है। तो ऐसे हालात में जेडीएस भी जो है इसका भरपूर फायदा उठाना चाहती है, और कांग्रेस का जो टारगेट है वो 2019 के आम इंतखाबात है। बिल्कुल, लेकिन हम देखते हैं साबिक सीएम सिद्धरामैया साहब हों या और भी लीडर हों कांग्रेस के दिनेश गुंडूराव हों, ये तमाम लोग अपने आप को फोकस में रख रहे हैं, अपने आप को अलग हटने नहीं दे रहे हैं, अलग होने नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लोग भी एक्टिव बहुत तेजी से रहते हैं। हालांकि अभी इलेक्शन की बात हो रही है इसलिए इनकी पार्टी की भी मीटिंग है, लेकिन ये भी देखा गया है शाहिद कि है हुकूमत जेडीएस कांग्रेस की, सीएम अगर हम बात करें जेडीएस के हैं, लेकिन साबिक सीएम भी बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और कई बार उनकी बातें, उनके बयान फिर बाद में भले ही डैमेज कंट्रोल किया जाता है, लेकिन बहुत सारे इशारे होते रहते हैं। तो क्या ये इत्तेहाद टिकेगा, लंबा टिकेगा और 2019 तक टिकेगा, जिसको कॉन्फिडेंस के साथ दानिश अली कहते हैं? देखिए, जहाँ तक सिद्धरामैया का सवाल है, सिद्धरामैया जो है वो जेडीएस से जेडीएस पार्टी को खैराबाद कह के कांग्रेस को ज्वाइन किया था। तो कहीं ना कहीं जेडीएस के साथ उसकी पुरानी नाराजगी है, इसके बावजूद वो हुकूमत का एक हिस्सा है और कोऑर्डिनेशन कमेटी के वो चेयरमैन भी हैं। कहीं ना कहीं जो इस पूरी हुकूमत की जो भागदौड़ है वो उसकी लगाम जो है वो सिद्धरामैया के हाथ में दी गई है, क्योंकि सिद्धरामैया एक बहुत ही पावरफुल लीडर बन के उभरे थे कर्नाटक में। इस वजह से उन्हें पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती। लेकिन जहाँ तक इत्तेहाद का मामला है, फिलहाल जो है तमाम लीडर, चाहे वो जेडीएस के बड़े लीडर हों या फिर कांग्रेस के, वो तमाम लीडर यही चाहते हैं कि अगर बीजेपी को मुकाबला करना है, बीजेपी को हराना है, तो इन्हें इत्तेहाद में रहना बहुत जरूरी है। इसी वजह से ये अपनी मजबूरी समझते हुए इस चीज को जो है वो पूरी तरह से
पूरी अपनी ताकत लगा के हुकूमत को बचाने में और उसे चलाने में। बिल्कुल, आप फील्ड में लगातार लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, शाहिद काजी, क्या वाकई ये मजबूरी का इत्तेहाद है? हुकूमत है, ठीक है, हुकूमत की एक पावर होती, ताकत होती, लेकिन क्या ये इत्तेहाद मजबूरी का है? लीडर्स से बात करने में, कारकुनान से बात करने में ऐसा लगता है क्या? देखिए, किसी भी पार्टी के लिए क्या होता है कि बहुत सारे अहदे होते हैं जिन्हें पार्टी कारकुनान को दिए जाने होते हैं, चाहे वो बोर्ड कारपोरेशन हो या तमाम तरह के। पार्टी कारकुनान में काफी इख्तलाफ इसलिए भी हो सकता है कि एक पार्टी के कारकुनान को जो है नजरअंदाज किया जाना मजबूरी है। इस वजह से पार्टी के कारकुनान में हल्के फुल्के इख्तलाफात, जाहिर सी बात है ये मुमकिन है, लेकिन जहां तक टारगेट है कि मरकज में हुकूमत बनाना है, अगर थर्ड फ्रंट को या जो महागठबंधन को, वो उसे टारगेट में रख के जो है, खास करके जब दानिश अली से बात हो रही थी तो दानिश अली साहब का भी यही कहना था कि मरकज में जो है क्योंकि अवाम परेशान है और मरकज ही तो जो है एक पैगाम देने के लिए जो है वो महागठबंधन ठीक है मजबूत है, भले ही जी, मतलब बीजेपी से मुकाबले के लिए सबको कहीं ना कहीं एक होना होगा, चाहे वो मजबूरी हो या फिर और कोई बात, लेकिन एक होना होगा और ये इत्तेहाद भी देखना होगा कि कितनी मजबूती से बढ़ पाता। हालांकि दावा ये किया जा रहा है कि ये इत्तेहाद काफी मजबूती से अपना टर्म पूरा करेगा। शुक्रिया शाहिद काजी आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो ज़िमनी इंतखाबात के लिए कांग्रेस की अहम बैठक। राफेल डील को लेकर कांग्रेस का मुल्कगीर मुजाहरा भी जारी है और इसी कड़ी में आज बेंगलुरु में एहतजाज में बड़ी तादाद में कारकुनान शामिल हुए। इस मौके पर लीडरान ने राफेल डील को मुल्क का सबसे बड़ा घपला करार दे दिया और इस दौरान ललित मोदी, विजय माल्या, नीरव मोदी समेत दीगर मसलों पर भी नारेबाजी की गई। अपने हाथों में इनके पोस्टर लिए हुए मुजाहिरीन ने पीएम मोदी की खामोशी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हर मामले पर अपनी हाजिरी दर्ज कराने वाले पीएम अपने दौर के घपलों को लेकर क्यों खामोश है? This protest is against the central government headed by Narendra Modi ji. The central government has failed on all fronts. Especially, they came to power on the plank of honesty, sincerity, integrity and welfare of the people. But the Modi ji, who had promised that he will give a clean administration, corruption-free administration, but the whole central government is involved in the mother of all scams, that is Rafael scam. Rafael is the biggest scam the country has ever seen. So, not only that, the offset contract given to Reliance Industries is totally against norms, and also it is a betrayal to the youths of this nation. और कांग्रेस सदर राहुल गांधी कल HAL की एक तकरीब में शिरकत करने के लिए बेंगलुरु पहुंच रहे हैं, जिसे राफेल डील से जोड़कर देखा जा रहा है। इस मामले पर रियासती सदर दिनेश गुंडूराव का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। हम HAL के प्रीमिसेस में जाने का हमारा कोई ना इंटरेस्ट था, ना कोई हमारा ऐसा कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो प्रोग्राम जो राहुल गांधी जी ने कर रहे हैं कि HAL क्योंकि कर्नाटक के और देश का एक बहुत बड़ा एक हमारा प्राइड है, नेशन का एक प्राइड है। इसके बारे में आजकल बहुत सारे क्रिटिसिज्म हो रहा है कि HAL के पास कैपेबिलिटी नहीं है और दूसरे कंपनीज को ज़्यादा कैपेबिलिटी है, जो कभी भी कुछ भी नहीं किया है। उनका कैपेबिलिटी HAL से ज़्यादा हो चुका है। तो इसीलिए HAL के बारे में कुछ लोग इधर, क्योंकि HAL का कंट्रीब्यूशन क्या है इस देश के लिए, उसके ऊपर एक प्रोग्राम कर रहे हैं कुछ लोग। तो उस प्रोग्राम में राहुल गांधी जी ने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। तो वी हैव नॉट आस्क्ड फॉर परमिशन टू गो टू HAL, नीदर आर वी इंटरेस्टेड इन गोइंग टू HAL प्रीमाइसेस। HAL's contribution to इंडिया, इट्स गॉट अ ग्रेट हिस्ट्री। उसके बारे में कुछ लोग दे वांट टू ऑर्गेनाइज दैट प्रोग्राम एंड दे आर ऑर्गेनाइजिंग द प्रोग्राम। बस उसमें HAL के लोग भी आ सकते हैं, दूसरे लोग भी आ सकते हैं, सब लोग, कोई भी आ सकते हैं, क्योंकि HAL एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो विच हैज डन ट्रेमेंडस वर्क फॉर दिस कंट्री।
इधर राफेल डील मामले पर साबिक पीएम एचडी देवेगौड़ा ने मामला अदालत में होने की वजह से कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। The issue of Rafale and Bofors, both issues are before the Supreme Court. Please wait. What will be the ultimate decision by the Supreme Court? Now I am not in a position to comment on that. That's all I can say. और इस पूरे मामले पर बीजेपी लीडर एस प्रकाश कांग्रेस पर ही पलटवार करते हुए नजर आए। CAG has brought out many major scandals during the UPA regime. Either it is 2G scam or the coal scam and the CWG scam. They were all brought to light by the CWG audit. And certainly the report of CAG carries tremendous weight and it should be taken very seriously. इधर मोदी सरकार में ममलकती वजीर अनंत कुमार हेगड़े एक बार फिर मुतनाज़ा बयान दे रहे थे। कर्नाटक में एक तकरीब में बोलते हुए हेगड़े ने कहा कि वो यहां पर समाज की खिदमत करने के मकसद से नहीं आए हैं बल्कि सियासत करने आए हैं और वो यही कर रहे हैं। इस दौरान मौजूद लोग हंसते भी नजर आए। उन्होंने आगे कहा कि आवाम ने उनकी पार्टी को वोट देकर के अपनी पसंद की सरकार बनाई है। हेगड़े ने कहा कि वो रियासत के सियासत के बल पर अपने एमपी बने हैं और इसलिए वही वो कर रहे हैं। इस दौरान वो अपनी गलती समझ गए और संभलते हुए कहा कि अब मीडिया इसका जो मतलब निकालना चाहे निकाले। ನೀವು ವೋಟ್ ಕೊಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರೋದಾದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು. ಯಾರೋ ಕೇಳಬಹುದು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಕಂಡ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬಂದಿವಿ. ನಾವು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಲ್ದನೆ ನಾವು ಇರೋದೇ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾಲೂಕು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಶಾಸಕರು ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ರಾಜಕಾರಣ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ರಾಜಕಾರಣನೇ ಮಾಡೋದು. ಏನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಈ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಜಕಾರಣನೇ ಮಾಡೋದು. ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕಂತಾರೆ ಬರ್ಕಂತಾರೆ, ಅವರವರ ಭಾವಕ್ಕೆ ಅವರವರ ಪ್ರಕೃತಿ. 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात में दल बदल करने का दौर भी शुरू हो गया है और इसी कड़ी में तेलंगाना में एक हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक डिप्टी सीएम राज नरसिम्हा की अहलिया पद्मिनी रेड्डी ने इसे अंजाम दिया। अपने इलाके में खवातीन के बीच काफी मकबूलियत हासिल कर चुकी पद्मिनी रेड्डी कल बीजेपी में शामिल हुई और बीजेपी के रियासती सदर की मौजूदगी में इस शमूलियत को काफी अहम माना जा रहा था। लेकिन तकरीब के कुछ ही घंटों बाद पद्मिनी ने ड्रामाई अंदाज में यू टर्न लेते हुए वापस कांग्रेस में वो शामिल हो गई। इस खबर के आम होते बीजेपी खेमे में खलबली मच गई। तो नाजरीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे रियासत की सियासत बुशरा के साथ। आप देखते रहिए जी सलाम।